नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है उसका जो विशेषांक है 2024, उसमें हम कई सेक्शन आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। उसी क्रम में हमने कल आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसका पहला भाग आपके लिए लाए थे, और आज उसी क्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पिछला वाला जो वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का वो देखा होगा, और आपको स्वयं मालूम चल गया होगा कि उसमें कई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हमने शामिल किए थे, आपके समक्ष उनको डिटेल में बताया था। इसी प्रकार आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारा वीडियो पूरा देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे परीक्षा के पहले तक और परीक्षा के बाद भी इसी प्रकार के जो उपयोगी वीडियो है करंट अफेयर्स के वो आपको मिलते रहे। तो आइए मित्रों, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरी बड़ी शक्ति बन गया है, जो इसके बढ़ते हुए भू राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। इस इंडेक्स में अमेरिका को प्रथम स्थान है, चीन को द्वितीय स्थान है। ये दोनों दो सुपर पावर की श्रेणी में है, और भारत एक रैंक के सुधार के साथ तीसरे स्थान पर है। जापान चौथे, ऑस्ट्रेलिया पांचवें, रूस छठे और पाकिस्तान 16वें स्थान पर है। ये सभी देश मिडिल पावर कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है एशिया पावर इंडेक्स को कौन जारी करता है? ये लोवी इंस्टीट्यूट जो है 2018 से जारी कर रहा है, और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति गतिशीलता का एक वार्षिक मापक है, और ये एशिया प्रशांत के 27 देशों का इसी प्रकार मूल्यांकन करता है। अगला पॉइंट है यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन कहा। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार विश्व शांति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात भारत का उन्होंने वो पक्ष रखा जिसमें भारत ये चाहता है कि अब उसको संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी सीट दी जाए। समिट ऑफ द फ्यूचर वर्ष 2024 में वार्षिक महासभा बैठक के दौरान आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाना, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य भविष्य के लिए कार्रवाई उन्मुख समझौता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जब अभी 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के लिए लाओस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और जापान के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने उनको कई जो है बहुमूल्य उपहार दिए। महाराष्ट्र के माणिक से सजी राजसी चांदी के लैंप की जोड़ी, मीना के काम वाली पीतल की बुद्ध की प्रतिमा, सादेली बॉक्स में एक पाटन पटोला स्कार्फ और कदम की लकड़ी से बना बुद्ध का सिर जैसा भारत का, ये सब चीजें उन्होंने दी। अब किसको क्या क्या दिया आइए देखते हैं। पीतल की बुद्ध प्रतिमा, पीएम मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलुथ को मीना तामचीनी के काम वाली पीतल की बुद्ध की प्रतिमा भेंट की है। यह दक्षिण भारतीय शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। और राष्ट्रपति की पत्नी नाली सिसोउथुल को मोदी ने सदेली बॉक्स में पाटन पटोला स्कार्फ बतौर तोहफा दिया। ये स्कार्फ गुजरात के पाटन में सालवी परिवार ने तैयार किया था। इसके अलावा एक चांदी का मोर जो है मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को पश्चिम बंगाल में तैयार किया गया शानदार नक्काशी वाला चांद की मोर की मूर्ति भेंट की है। यह शिल्प कला पारंपरिक धातु कला की पहचान है। अगला देखते हैं। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन को महाराष्ट्र के माणिक से सजी राजसी चांदी के लैंप की जोड़ी भेंट की है। झालर वर्क और कीमती पत्थरों से बना चांदी का दिया भारतीय शिल्प कौशल का अद्भुत नमूना है, और 92.5% चांदी से बने दिए कोल्हापुर की चांदी की कलात्मकता सुंदरता के प्रमाण है। इसके अलावा एक लकड़ी की मेज जो है
मोदी जी ने थाई के प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने की बधाई देते हुए लद्दाख में कम ऊंचाई वाली लकड़ी की एक मेज भेज की है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका ने 297 प्राचीन कलाकृतियों को भारत को लौटा दिया है, जो भारत की ही थी। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 प्राचीन कलाकृतियों को भारत को लौटाया है, जिन्हें तस्करी कसकर देश के बाहर ले जाया गया था। इसमें 4000 साल पुरानी मानव आकृति भी शामिल है। तांबे से निर्मित यह आकृति उत्तर भारत की मानी जा रही है और 2000 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं ईस्वी तक के पुरावशेष जो है ज्यादातर पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर, धातु, लकड़ी तथा हाथी दांत से निर्मित जो कलाकृतियां हैं वो देश के विभिन्न भागों से संबंधित है। अगला जो मुख्य पॉइंट देखते हैं, आईसीसी द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा रूसी रक्षण नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े कथित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए पूर्वी रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। विदित हो कि वर्ष 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी युद्ध के अपराध के लिए वारंट जारी हुआ था। ये जो शोइगु रूसी रक्षा मंत्री थे, इनके नेतृत्व में फरवरी 2022 में यूक्रेन पे युद्ध प्रारंभिक शुरुआत हुई थी और जो वालेरी गेरासिमोव है, ये शोइगु और गेरासिमोव सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है पुतिन और शोइगु के बाद, और 2012 में इन्हें उप रक्षा मंत्री बनाया गया था। अगला पॉइंट है कि भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि हुई है और बढ़ के पाकिस्तान से ज्यादा हो गए हैं। जून 2004 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की वार्षिक समीक्षा के अनुसार 172 परमाणु हथियारों के साथ अब भारत दुनिया भर के परमाणु सशस्त्र देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली वृद्धि हुई है। पहले भारत के पास 164 परमाणु वारहेड थे, जो 2024 में बढ़ के 172 हो गए हैं। पहले पाकिस्तान भारत से आगे था, अब वो छठे स्थान भारत दुनिया के परमाणु सशस्त्र देशों में छठे स्थान पर आ गया है और पाकिस्तान 7वें पे आ गया है। भारत से आगे कौन कौन है? यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, उसके बाद भारत आता है और इसके बाद पाकिस्तान, फिर उत्तर कोरिया, फिर इजराइल। बिम्स्टेक बैठक 2024 में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की तीसरी बैठक आयोजित हुई। इसका आयोजन ढाका, बांग्लादेश में हुआ और अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सुनथान चैयनदीपम ने किया। वर्तमान में थाईलैंड बिम्स्टेक की भी अध्यक्षता कर रहा है। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से यह बिम्स्टेक अस्तित्व में आया था। इसके 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, और मुख्यालय इसका ढाका में है। अगली एक जो न्यूज है वो बहुत चर्चा में रही कि हांगकांग में जो है भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया। हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पूर्व भारत के कुछ मसाला उत्पादों पर इसी प्रकार का प्रतिबंध सिंगापुर फूड एजेंसी ने भी लगाए थे। ये एथिलीन ऑक्साइड है क्या? यह एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकोल बनाने के लिए किया गया है, और एथिलीन ऑक्साइड की काफी अल्प मात्रा में उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है, और इसका जो है नर्वस सिस्टम पर और आंखों पे जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है एथिलीन ऑक्साइड का। अगला एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि ब्रिटेन में भारतवंशी सांसदों ने गीता और बाइबल लेकर शपथ ली। हाल ही में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई
और इसके नए नेता कियर स्टारमर नए प्रधानमंत्री हैं। चुनाव में ऋषि सुनक समेत कई भारतवंशी निर्वाचित हुए हैं। इस दौरान भारतीय मूल के सांसदों ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा अपने हाथ में भागवत गीता, सुंदर गुटखा और बाइबल लेकर की है। संसदीय चुनाव में अपनी कैम्ब्रिजशायर सीट गंवाने वाले पूर्व सांसद शैलेश बारा ने स्पीकर लिंडसे हायल को भगवत गीता की एक नई प्रति भेंट की। इसे हाथ में लेकर संसद की सदस्यता ग्रहण करने वालों में ऋषि सुनक ब्रिटिश भारतीय सांसदों में से एक थे और कंजर्वेटिव पार्टी की शिवानी राजा और वेल्स के प्रतिनिधित्व करने वाले लेबर पार्टी के कनिष्क नारायण ने भी शपथ के लिए गीता को चुना। इसके अतिरिक्त सिख समुदाय से आने वाली प्रीति कौर गिल ने शपथ के दौरान सुंदर गुटखा को हाथ में रखा। इजराइल लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। इजराइल हमास फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से ये सूची अभी जारी नहीं हुई है। कौन कौन इस देश की सूची में है? इजराइल और हमास को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। इसके पहले रूस, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, बोको हरम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया, यमन को इस सूची में शामिल किया गया है। रूस को पिछले साल ही जब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध अपराध के लिए दोषी पाया गया था तब इसको शामिल किया गया था। ये लिस्ट ऑफ शेम है क्या? लिस्ट ऑफ शेम में सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ कथित अधिकार उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया है। इजराइल पर बच्चों के खिलाफ गंभीर अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पेट्रो डॉलर सौदा। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर सौदे को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। यह सौदा हाल ही में समाप्त हो गया है। ये पेट्रो डॉलर डील था क्या? इस करार के तहत सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश को क्रूड ऑयल को सिर्फ अमेरिकी डॉलर से ही बेच रहा था, अर्थात ये किसी और मुद्रा के माध्यम से इसको ऑयल नहीं बेचना था, केवल बदले में डॉलर लेते थे। इस करार के तहत सऊदी अरब अमेरिका को तेल अमेरिकी डॉलर में बेचने के लिए सहमत हुआ था। बदले में अमेरिका की तरफ से उसे सैन्य सहायता और हथियार दिए जाते थे। पेट्रो डॉलर का मतलब वो डॉलर है जो तेल बेचने वाले देशों जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से मिलते हैं। अगला देखते हैं लाइली। लाइली ने पहली एआई सुंदरी का ताज जीता। हिजाब पहनने वाली मोरक्को की किंजा लाइली ने हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का मॉडल का खिताब अपने नाम किया है। यह एक एआई जनित मॉडल है जिसकी सुंदरता देखकर नकली असली में फर्क करना मुश्किल है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैन व्यू की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 1500 एआई मॉडल ने हिस्सा लिया। फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया ने तीसरा स्थान हासिल किया। ताज पहनने के लिए प्रतियोगियों को उनकी सुंदरता, तकनीक, सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर आंका गया। इसके अलावा जो मॉडल बनाने वाले हैं उनको एआई टूल की कितनी समझ है ये भी इस सिलेक्शन का पैमाना था। अगला देखते हैं 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। यह भारत द्वारा शुरू किया गया एक निकासी अभियान है जिसके तहत हैती में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालना था। लगभग 75 से 90 भारतीय फंसे हुए थे। उनमें से लगभग 60 ने भारत लौटने के लिए भारतीय अधिकारियों के पास पंजीकरण करवाया था। पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हैती में भारत का कोई राजनीतिक दूतावास नहीं है। हैती में यह कार्रवाई पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंट डोमिंगो स्थित भारतीय राजनयिक मिशन के अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए 2023-24 में? ये ऑपरेशन अजय चलाया। इसमें हमास के इजराइल हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाना शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी, गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीय नाविकों और विदेशी नाविकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को
वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान सरकार के पतन के बाद तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशियों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी मिल गई है। थाईलैंड की संसद के निचले सदन में हाल ही में एक विवाह समानता विधेयक को बहुमत से पारित किया गया है, जिसमें समलैंगिक विवाह समेत किसी भी लैंगिक पहचान के लोगों के बीच विवाह संबंधों को मान्यता दी गई है। थाईलैंड में किसी भी लैंगिक पहचान वाले जीवन साथियों के समानता के अधिकार को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला देश बन जाएगा। इसमें विधेयक में पुरुष और महिला की जगह जो है अब वो लोगों और वैवाहिक जीवन साथी शब्द का प्रयोग करेंगे और पति पत्नी का शब्द भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। म्यांमार सेना सरकार ने अनिवार्य सैन्य कानून लागू किया। म्यांमार की सैन्य सरकार ने लगभग 1 दशक पुराने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून को हाल ही में लागू कर दिया है, जिसके तहत युवक युवतियों को इसके लिए बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल तक सेना में सेवा देनी होगी। यह कदम इस बात को स्वीकार करता है कि सेना अपने शासन के खिलाफ देश भर में सशस्त्र प्रतिरोधों का सामना कर रही है। लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन, भारत ने विश्व आर्थिक मंच पर अवसर पर लैंगिक समानता, बराबरी और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा की है। यह बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित गठबंधन है। इसमें जो मास्टर कार्ड, उबर, टाटा, टीवीएस, बायर, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट, नोवार्टिस, आईएमडी लॉसेन, सीआईआई के माध्यम से उद्योग जगत के 10,000 से अधिक भागीदारों का भी समर्थन मिला है। अब आइए देखते हैं ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। इसके तहत दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों को टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए भारत ने मानवीय राहत सहायता भेजी, जिसमें सूखा राशन, कपड़े और दवाएं सहित 10 टन सहायता नौसैनिक जहाज आईएनएस सतपुड़ा से म्यांमार भेजी गई। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से जो सैन्य परिवहन विमान ने लाओस तक 10 टन राहत सामग्री पहुंचाई और वियतनाम को 35 टन सहायता भेजी जा रही है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो है का अनुकरण है। कच्छातीवु द्वीप विवाद, भारत श्रीलंका संबंधों और मत्स्य अधिकारियों के विवादास्पद मुद्दे को लेकर के कच्छातीवु द्वीप चर्चा में है। यह विवाद संबद्ध क्षेत्र में समुद्री सीमा विवाद, मत्स्य अधिकारों की जटिलताओं को उजागर करता है। यह भारत श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है और भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर है। और रामेश्वरम के उत्तर पूर्व द्वीप श्रीलंका के उत्तरी सिरे जाफना से 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत जापान 2+2 वार्ता, अगस्त 24 में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में तीसरी जापान भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई है और भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस आदि देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है। भारत की पहली 2+2 वार्ता 2018 में अमेरिका के साथ आयोजित की गई थी और अमेरिका भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे पुराना 2+2 वार्ता साझेदार है। अगली एक बड़ी खबर है भाई, बोत्सवाना में मिला दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। यह 2492 कैरेट का है। कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड ने खोजा है और बोत्सवाना की कैरो खदान में मिला है। बोत्सवाना दुनिया में सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। इसके पहले कुलिनन डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। जो सबसे बड़ा हीरा है वो कुलिनन डायमंड है और ये जो उन्होंने खोजा है इसका नाम है लुकारा डायमंड। और वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खदान से खोजा गया था। ये 3106 कैरेट का है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन 3 देशों के द्वारा फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दे दी गई है, जबकि इस समय फिलिस्तीन जो है युद्ध में प्रयासरत है, तो उसके जो अधिकारों को जो है नई मजबूती मिली है। जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग, ZI का मतलब है जिम्बाब्वे और जी का मतलब है गोल्ड। जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग जारी किया है। इसका अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड, और यह प्रयास अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है जो 25 वर्षों से लगातार संकट की ओर बढ़ रही है। फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया है, पहला देश बना है। फ्रांस ने गर्भपात के अधिकार को हाल ही में अपने संविधान में शामिल कर महिला अधिकारों का समर्थन करने वाला जो है पहला देश बना है, और इसने महिला दिवस पर एक मजबूत संदेश दिया है। इस अवसर पर दुनिया का पहला तैरता शहर बुसान, दक्षिण कोरिया का बुसान नगर तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ 2025 तक स्थापित होने की संभावना है। यह जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि, बाढ़, सुनामी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को महफूज रखने के लिए बसाया जा रहा है। 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा और बाढ़ रोधी शहर 12,000 लोग इसमें रह सकते हैं। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की निगरानी भारत करेगा। मार्च 2024 में भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध में रिकॉर्ड करने और अपराधों को जवाबदेह ठहराने की निगरानी के लिए नया डाटाबेस लॉन्च किया है। यह डाटाबेस ऑनलाइन भंडारण के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। मित्रों, जो इस मैगजीन में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का सेक्शन था उसमें बस इतना ही। ये दूसरा पार्ट था। इसके पहले पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। और मित्रों, वीडियो यही समाप्त करता हूँ, और आगे अब विधिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, ये भी जो है एक एक करके अपलोड करूंगा, जिससे आपकी करंट अफेयर्स पूरा मजबूत हो जाए। तो मित्रों, वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।